दोस्तों इंडियन आर्मी में डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत बढ़िया 625 पोस्ट पे फॉर्म निकाला गया है। इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं एक फॉर्म भर के दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना आए। दोस्तों ये फॉर्म ऑफलाइन तरीके से भरना है और काफी दिनों बाद इंडियन आर्मी में परमानेंट 625 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। इस वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए आपको 1 रुपए का भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। बस आपको पूरा प्रोसेस समझना होगा कि कैसे क्या भरना है, किस तरह से इन्वॉल्व को फिल करना है, किस तरह से एप्लीकेशन को फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या भेजना है। तो इन सब चीज पे मैं आगे चर्चा करूंगा। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग जो है ना मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर वहां से एप्लीकेशन फॉर्म और नोटिफिकेशन का फुल पीडीएफ ले सकते हैं। और आपके पास जो है ना 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और एक ऐसा बड़ा वाला इन्वॉल्व चाहिए जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म को रख के भेजेंगे। और इसके ऊपर चिपकाने के लिए 10 रुपए का डाक टिकट चाहिए और एक ऐसा छोटा वाला इन्वॉल्व चाहिए जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर रख के भेजेंगे और इस पे चिपकाने के लिए 5 रुपए का डाक टिकट चाहिए। यानी कि दोनों को मिला के 15 रुपए का डाक टिकट चाहिए, 2 इन्वॉल्व चाहिए और 4 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। अब बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उसका कंप्लीट नोटिफिकेशन समझना जो है ना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग नोटिफिकेशन को नहीं समझेंगे तो आप लोगों को पूरा प्रोसेस नहीं पता चल पाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो ये 3 पेज का हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर हम तीनों पेज एप्लीकेशन फॉर्म को हटा दें तो हमारा नोटिफिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे एप्लीकेशन आर इनवाइट टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर इंडियन नेशनल अंडर मेंशन द पोस्ट ऑफ एड्रेस। यानी कि जिस एड्रेस पे ये पोस्ट लिखा हुआ है उस पोस्ट पे वहां पे वैकेंसी है। जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले मेरठ कैंट उत्तर प्रदेश में जो है ना यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे जहाँ पे आपको जॉब करना है उसका नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे पोस्ट का नाम लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हम मेरठ उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का एक पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आगरा में वैकेंसी है। आगरा में यहाँ पे देखिए आगरा में ही पोस्टिंग मिलेगा। टेलीकॉम यहाँ पे मशीन में वैकेंसी है एक पोस्ट पे। उसके बाद जो है यहाँ पे वो है यहाँ पे वर्कशॉप जबलपुर मध्य प्रदेश में वैकेंसी है। आर्मामेंट मैकेनिक में वैकेंसी है एक पोस्ट में। उसके बाद फिर यहाँ पे जबलपुर मध्य प्रदेश में है आर्मामेंट मैकेनिक में एक पोस्ट में वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिल्ली कैंट में जो है ना काफी बढ़िया वैकेंसी है जिसमें फार्मिस्ट की एक वैकेंसी है, लोअर डिवीजन क्लर्क की 11 पोस्ट है, फायरमैन का 2 पोस्ट है, फायर इंजन ड्राइवर का 1 पोस्ट है और यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक का 7 पोस्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन का 10 पोस्ट है, फीटर का 3 पोस्ट है, वेल्डर का 4 पोस्ट है, ट्रेड्समैन मेट का 54 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगले पेज में अगर हम बात करें तो अगला पेज में देखिए एक और यूनिट है जो कि श्रीनगर में है। इसमें कुक में 1 पोस्ट है और यहाँ पे 3 एंड कॉपर स्मिथ में 1 पोस्ट है। उसके बाद फिर यहाँ पे है जबलपुर मध्य प्रदेश में लोअर डिवीजन क्लर्क में 11 पोस्ट है, स्टोर कीपर में 1 पोस्ट है, फायरमैन में 4 पोस्ट है, टेलीकॉम मैकेनिक में 7 पोस्ट है। उसके बाद 3 एंड कॉपर स्मिथ में 1 पोस्ट है और यहाँ पे ऑफ शोल्डर में जो है ना 1 पोस्ट है। उसके बाद हमारा यहाँ पे वेस्ट बंगाल का एक यूनिट है। इसमें बताया गया है कि फायरमैन का जो है ना 2 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन का 1 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट का यहाँ पे 13 वैकेंसी है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश प्रयागराज का जिसमें लोअर डिवीजन क्लर्क का 3 वैकेंसी है, स्टोर कीपर का 4 वैकेंसी है, फायरमैन का 2 वैकेंसी है, बार्बर का 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन का 2 वैकेंसी है, फीटर का 2 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट का 4 वैकेंसी है, वेल्डर का 2 वैकेंसी है और टीन एंड कॉपर स्मिथ का जो 4 वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट का यहाँ पे 14 वैकेंसी है। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है आगरा उत्तर प्रदेश का। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क का 4 वैकेंसी है, फायरमैन का 3 वैकेंसी है, बार्बर का 1 वैकेंसी है, टेलीकॉम मैकेनिक यहाँ पे हाईली स्किल्ड में जो है ना यहाँ पे 17 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 7 वैकेंसी है और यहाँ पे माउल्डर में जो है ना 1 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम अगले पेज की बात करें तो अगला यूनिट है हमारा मेरठ कैंट का। इसमें बताया गया है कि फायरमैन में 5 वैकेंसी है, टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2 में जो है ना 27 पोस्ट पे वैकेंसी है, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में 4 पोस्ट पे वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में 9 पोस्ट पे वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक में 11 पोस्ट पे वैकेंसी है, फीटर में 4 पोस्ट पे वैकेंसी है, वेल्डर में 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, टीन एंड कॉपर स्मिथ में 2 पोस्ट पे वैकेंसी है, ट्रेड्समैन मेट में 28 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे किरकी पुणे महाराष्ट्र में लोअर डिवीजन क्लर्क में 15 वैकेंसी है, फायरमैन में 4 वैकेंसी है, व्हीकल मैकेनिक में 81 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद है फीटर स्किल्ड में जो है ना 1 पोस्ट पे
वैकेंसी है। मैकेनिस्ट में जो है ना 9 पोस्ट पे वैकेंसी है। और उसके बाद आता है हमारा टीन एंड कॉपर स्मिथ में 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट में 116 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद आता है यहाँ पे जो है हमारा बेंगलुरु में, इसमें जो है ना लोअर डिवीजन क्लर्क में 5 पोस्ट पे वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 में 1 पोस्ट पे वैकेंसी है। स्टोर कीपर में 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। फायरमैन में 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन में 3 पोस्ट पे वैकेंसी है। फीटर में 16 पोस्ट पे वैकेंसी है। वेल्डर में 4 पोस्ट पे वैकेंसी है। टीन एंड कॉपर स्मिथ में जो है ना 12 पोस्ट पे वैकेंसी है। अगला जो हमारा पेज आता है ये बताता है यहाँ पे गुजरात का एक यहाँ पे वडोदरा में है लोअर डिवीजन क्लर्क में 6 पोस्ट पे वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे ईएमई किरकी पुणे महाराष्ट्र में बताया गया है कि इंजीनियरिंग इक्विपमेंट में 1 पोस्ट वैकेंसी है। फिर यहाँ पे जो है ना दिवाली नासिक महाराष्ट्र में आता है व्हीकल मैकेनिक में 1 पोस्ट वैकेंसी है। व्हीकल मैकेनिक मोटर व्हीकल स्किल्ड में जो है ना यहाँ पे 4 पोस्ट वैकेंसी है। फीटर में जो है 1 पोस्ट वैकेंसी है। ट्रेड्समैन मेट में 3 पोस्ट वैकेंसी है। कुक में 1 पोस्ट वैकेंसी है। वाशरमैन में 2 पोस्ट वैकेंसी है। उसके बाद बार्बर में 1 पोस्ट वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 3 पोस्ट वैकेंसी है। आर्मामेंट में यहाँ पे मैकेनिक में 2 वैकेंसी है। स्टोर कीपर में 1 वैकेंसी है। उसके बाद है हमारा कमांडेंट यहाँ पे आर्मेड स्टैटिक्स वर्कशॉप अहमदनगर यहाँ पे महाराष्ट्र है। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क में 1 पोस्ट वैकेंसी है। कुक में 2 पोस्ट वैकेंसी है। उसके बाद वाशरमैन में 1 पोस्ट वैकेंसी है। फायरमैन में 2 पोस्ट वैकेंसी है। बार्बर में 1 पोस्ट वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ में 10 पोस्ट वैकेंसी है। और यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक आर्मेड यहाँ पे फाइटिंग व्हीकल हाईली स्किल्ड 2 में 1 पोस्ट वैकेंसी है। टीन एंड कॉपर स्मिथ में 1 पोस्ट वैकेंसी है। उसके बाद हमारा है यहाँ पे मऊ मध्य प्रदेश में कुक में 1 पोस्ट वैकेंसी है। यही यूनिट में जो है ना वैकेंसी सब निकाला गया है। अब बात करते हैं कि इसके बाद बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना इन सब 8 जगह पे एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे 151 बटालियन के लिए बताया गया है। और यहाँ पे 7015 बटालियन के लिए बताया गया है कि दिल्ली कैंट में एग्जाम होगा। उसके बाद यहाँ पे किरकी पुणे महाराष्ट्र का एग्जाम गुजरात में होगा। उसके बाद यहाँ पे दिवाली नासिक महाराष्ट्र का जो है उसका भी एग्जाम गुजरात में होगा। अहमदनगर महाराष्ट्र का एग्जाम जो है वो गुजरात में होगा। और फिर यहाँ पे जो है ना आगरा उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम होगा उसको आगरा में ही कंडक्ट कराया जाएगा। जबलपुर मध्य प्रदेश का एग्जाम जबलपुर में कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे बोला गया है फिर जबलपुर मध्य प्रदेश में 2 यूनिट था तो उसका अलग अलग यूनिट में जो है ना एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है ईएमई मऊ मध्य प्रदेश का एग्जाम जो है ना वो वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अगला पेज में नोटिफिकेशन में क्या बात बताया गया है। तो अगला बताया गया है यहाँ पे जो है ना रिजर्वेशन के बारे में कि यूआर का मतलब होता है कि अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसी का मतलब होता है अदर बैकवर्ड क्लास। उसके बाद यहाँ पे जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं उनके रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, किस पोस्ट के लिए जो है ना कौन सा क्वालिफिकेशन को रखा गया है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले फार्मासिस्ट में यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बताया गया है कि 10th + 2 पास मांगा गया है और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में, तभी आप जो है ना इसमें आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में बोला गया है कि 10th + 2 पास चाहिए और इसके साथ साथ जो है ना आईटीआई चाहिए, तभी आप आवेदन दे सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के सभी पोस्ट में जो है ना आपको आईटीआई मांगा गया है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 में बताया गया है कि आपको 10th + 2 चाहिए और इसके साथ साथ जो है ना आईटीआई की सर्टिफिकेट चाहिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में, या अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अगर बीएससी किए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से तो भी आप आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे व्हीकल मैकेनिक का, इसमें बोला गया है कि 10th + 2 चाहिए और इसके साथ साथ आईटीआई चाहिए मोटर मैकेनिक में। अगर हम इसके बाद बात करें तो यहाँ पे मैकेनिक हाईली स्किल्ड 2 आता है, इसमें 10th + 2 जो है ना पास मांगा गया है और इसके साथ जो है ना यहाँ पे आईटीआई अगर हम बात करें तो फीटर ट्रेड से मांगा गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ड्राफ्टमैन ग्रेड 2 में बोला गया है कि आपको जो है ना मैट्रिक पास होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है ना डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तभी आप लोग जो है ना आवेदन दे सकते हैं। या अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आवेदन दे सकते हैं। या 2 साल का ड्राफ्टमैन का आपके पास मैकेनिकल का कोर्स है तो भी आवेदन दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में बताया गया है कि आपको जो है ना 12th क्लास पास होना चाहिए और इसके साथ साथ स्टेनोग्राफी का काम आपको जो है ना आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो मैकेनिस्ट में बताया गया, आप देखिए मैकेनिस्ट में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आप पढ़िएगा तो बताया गया है कि मैकेनिस्ट के लिए आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए तभी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। मैकेनिस्ट में या टर्नर में या मिल राइट में तभी आप लोग जो है ना आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद फीटर हो गया या टीन एंड कॉपर स्मिथ हो गया या
अपसोल्डर हो गया या माउल्डर हो गया या वेल्डर हो गया या व्हीकल मैकेनिक हो गया, इन सब के लिए आईटीआई आप लोगों को जो है ना चाहिए। मतलब अलग अलग ट्रेड में जिस ट्रेड से आप लोग भर रहे हैं उस ट्रेड का आईटीआई चाहिए। स्टोर कीपर में 12th पास मांगा गया है, एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लोअर डिवीजन क्लर्क में जो है ना 12th पास मांगा गया है, और इसके साथ साथ इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए, हिंदी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग चाहिए। उसके बाद है सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में बोला गया है कि 10वीं पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ एचएमबी यानी कि हेवी व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर में बोला गया है कि आपके पास जो है ना मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और 3 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, और हेवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप लोग आवेदन दे सकते हैं। फायरमैन में बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन जो है अगर आप पास हैं, और इसके साथ साथ जो भी मेंटेनेंस होता है फायरमैन का काम होता है वो सब आपको आना चाहिए, और उसके साथ साथ आपका फिजिकल कंडीशन भी मजबूत होना चाहिए। उसके बाद कुक में यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ना मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, और इसके साथ साथ इंडियन कुकिंग का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है ट्रेड्समैन मेट में बोला गया है कि ओनली मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। बार्बर में जो है ना मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है, और डिसरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर नहीं भी है तो चलेगा। वाशरमैन में जो है ना मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। बोला गया है कि मिलिट्री का और सिविलियन का जो है ना आपको कपड़ा धोने आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, उसके बाद ड्राफ्टी हो गया, मैसेंजर हो गया, यहाँ पे सर्चर हो गया, गार्डनर हो गया, सफाई वाला हो गया, चौकीदार हो गया, बुक बिंडर हो गया, इन सब में जो है ना मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। और यहाँ पे बोला गया है डिसरेबल में आपके पास जो है ना 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप लोग इसमें आवेदन दे सकते हैं। यहाँ पे पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे बताया गया है आप लोग सीरियल नंबर के अनुसार से अपना पे स्केल यानी कि सैलरी देख सकते हैं। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग आवेदन भर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा पोस्ट भी है यहाँ पे बताया गया है फायर इंजन ड्राइवर में, जिसमें 18 से 30 साल तक जो है ना जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल का एज में छूट दिया जाएगा, ये भी बात यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया गया है नोट में कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स अगर वो अनरिजर्व का फॉर्म भर रहे हैं तो उन लोगों को अपने कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर में जो है ना यही 2 पोस्ट ऐसा है जिसमें फिजिकल मेजरमेंट या फिटनेस टेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में छूट दिया जाएगा किनको, तो जो एसटी कैटेगरी से आते हैं। चेस्ट आपका नॉर्मल 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 50 किलो होना चाहिए, और यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है ना 63.5 किलो का वेट उठा के और वो 183 मीटर 96 सेकंड में कवर करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप। उसके बाद यहाँ पे जो है ना क्लिम्बिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, ये सब आपको जो है ना आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि फॉर फार्मासिस्ट पोस्ट ओनली जो है ना इसमें बताया गया है कि किस टाइप का जो है ना रिजर्वेशन दिया गया है। एक नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बताया गया है। अगर हम हाउ टू अप्लाई के बारे में बोले तो यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट्स को जो है ना आप लोगों को फॉर्मेट निकाल के और एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद सेल्फ एड्रेस इन्वलप यानी कि एक इन्वलप एक्स्ट्रा, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया था, जिसपे 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है, और उसको भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। यानी कि यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि फॉर्म को जो है ना रजिस्टर पोस्ट और स्पीड पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजना है, ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजना है। और बताया गया है कि जिस इन्वलप में आप एप्लीकेशन फॉर्म को रख के भेजेंगे उसके सबसे ऊपर आप जो है ना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपने पोस्ट का नाम लिखेंगे। यहाँ पे बताया गया है कि लास्ट डेट जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म भरने का वो 21 दिन रखा गया है नॉर्मल जगह से जो कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं। 28 दिन रखा गया है उनके लिए, जैसे कि यहाँ पे संडे एंड हॉलीडे फॉर द असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिवीजन से जो लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया। उसके बाद यहाँ पे लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे पग्गी सब डिवीजन यहाँ पे। उसके बाद हो गया चंबा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश से जो लोग आते हैं उनको जो है ना 28 दिन मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं कि आपको यहाँ पे बताया गया है कैंडिडेट्स आर अलाउड अप्लाई वन ट्रेड वन लोकेशन एप्लीकेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, यानी कि आपको जो है ना एक जगह से एक ही पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना है
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो इंपोर्टेंट्स के बारे में बताया गया है कि जो भी लोगों को शॉर्ट लिस्टेड बेसिस पे जो है ना परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो है ना जिनका रहेगा उनको बुलाया जाएगा और उन्हीं का रिटन एग्जामिनेशन होगा। हालांकि जरूरी नहीं है कि सब कैंडिडेट्स को बुलाया जाए, लेकिन कई बार बुला लिया जाता है, इसलिए आप लोग फॉर्म को भरिए। एडमिट कार्ड विल नॉट बी इशू केस द रिजेक्शन, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है तो आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर में बोला गया है कि अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है बिना एडवर्टाइजमेंट नंबर के आप लोगों को नहीं भरना है और किसी भी प्रकार का आपको जो है ना टीए डीए यानी कि एग्जाम देने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी चीज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि एडमिट कार्ड जो आपका भेजा जाएगा वो भी ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया है कि आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो OMR पे होगा और 150 नंबर का होगा, जिसमें 0.25 का निगेटिव नंबर होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ट्रेड का नाम लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो पुश करके पढ़ सकते हैं। इन सब ट्रेड का जो एग्जामिनेशन होगा उनका क्वेश्चन होगा, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इन सब ट्रेड यानी कि जो ट्रेड मैं अभी दिखाया फिर से आप लोग देख सकते हैं, अगर इन सभी ट्रेडों में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर के। अगर आप जो है ना स्टोर कीपर या लोअर डिवीजन क्लर्क या स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आवेदन दे रहे हैं तो आप लोगों का रीजनिंग होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, मैथ होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टोटल यहाँ पे 150 हो गया। उसके बाद अगर आप लोग कुक में या बार्बर में या वाशरमैन में या मल्टीटास्किंग स्टाफ में या ट्रेड्समैन मेट में अगर आप आवेदन दे रहे हैं तो जनरल रीजनिंग होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस होगा 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। यहाँ पे बोला गया है 22 नंबर में कि डेट एंड प्लेस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन जो है ना वो हर ट्रेड के लिए जो है ना एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। और यहाँ पे रिटन टेस्ट हो गया और यहाँ पे जो है ना स्किल टेस्ट हो गया, इन सब को आपको जो है ना जहाँ पे बताया गया है वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड अगर आपका आता है तो उनको किसी भी प्रकार का टीए नहीं दिया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए या स्किल टेस्ट देने के लिए या फिजिकल टेस्ट देने के लिए। ये सब कंडक्ट कराने में आपको जो है ना 2 से 5 दिन का समय लग सकता है, तो इसलिए इतना समय आप वहां पे यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके जाइएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एडमिट कार्ड जो आपका आएगा उस एडमिट कार्ड के साथ आप लोग जो है ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेके आएंगे ताकि आपकी पहचान कर किया जा सके और आपको जो है ना एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जा सके। यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लोग मतलब सिलेक्ट होंगे उनका यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चेक होगा, जैसे कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट चेक होगा, आधार कार्ड चेक होगा, मार्कशीट चेक होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एनी सर्टिफिकेट ऑफ द यहाँ पे डिसेबल क्वालिफिकेशन होगा, SC ST OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट चेकअप होगा। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो बताया गया है कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स है तो उनका वो सर्टिफिकेट चेक होगा, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चेक होगा, एक सर्विसमैन का NOC चेक होगा अगर आप कहीं इंप्लॉई हैं तो। फिर यहाँ पे बताया गया है कि एड्रेस प्रूफ में आप लोग पासपोर्ट, राशन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपसे जो है ना खोजा जाएगा। अब बात करते हैं कि हमने पूरा नोटिफिकेशन आपको समझा दिया है। अब नोटिफिकेशन समझने के बाद आपके मन में डाउट आता होगा कि अब हम एप्लीकेशन फॉर्म भरना आपको दिखाएं। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको दिखा देते हैं। ये है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को हम भर के और पूरा प्रोसेस आपको समझाएंगे। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो आपके मन में अगर अभी भी डाउट है कि हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म कहां से आएगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं वहां पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइड करा दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आप लोग जो है ना प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे जो है ना सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखना है। तो आप लोगों को एडवर्टाइजमेंट नंबर में लिखना है CBC, उसके बाद थोड़ा जगह देना है, फिर यहाँ पे लिखना है 10103, उसके बाद स्लैश देना है और 11 लिखना है, फिर स्लैश देना है और 000 के बाद 4 लिखना है, फिर स्लैश देना है और 2425 लिख देना है। ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो ये आपको जो एडमिट कार्ड का रिसिप्ट है ना उस पे भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम एडमिट कार्ड की बात करें तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के तीसरे पेज पे एडमिट कार्ड दिखने को मिलेगा। यही है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे ऊपर लिखना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है। हालांकि फोटो को सेल्फ अटेस्ट
अटेस्टेड करने का जिक्र इसमें नहीं बताया गया है, इसलिए केवल फोटो चिपका के ही छोड़ देना है। अगर सेल्फ अटेस्टेड करने का जिक्र हुआ रहता तो इसमें लिखा होता है कि एफिक्स सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो, लेकिन यहाँ पे केवल लिखा था पेस्ट ऑन योर पासपोर्ट साइज फोटो, इसलिए मैंने इसको सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया है। और यहाँ पे जो है ना आपको यूनिट का नाम लिखना है। अब कौन सी यूनिट का नाम आपको लिखना है, तो जिस यूनिट में आप लोग आवेदन दे रहे हैं, डेमो के तौर पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये सब हो गया यूनिट का नाम, और यहाँ पे हो गया वैकेंसी का पोस्ट का नाम। आप इसमें से देखिए कि आप जिस यूनिट में आवेदन दे रहे हैं, जिस पोस्ट के लिए, उस कैटेगरी में, उस पोस्ट में आपका जो है ना सीट है कि नहीं, और वहां से देख के ही आप जो यहाँ यूनिट का नाम लिखा हुआ है, यही सब यूनिट का नाम, इसमें से किसी एक यूनिट का नाम जहाँ पे आप आवेदन दे रहे हैं उसको उठा के आप यहाँ पे लिख देंगे। और फिर यहाँ पे 1 नंबर में आपको पोस्ट का नाम लिखना होगा और फिर से यूनिट का नाम लिखना है। उसके बाद 2 नंबर में आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। एक बात ध्यान रहे, फॉर्म में आप जो भी चीज भरेंगे वो सब कैपिटल लेटर में ही भरेंगे, स्मॉल लेटर में कोई भी डिटेल्स नहीं भरेंगे। फिर यहाँ पे 3 के ए में आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद 3 के बी में आपको अपनी माँ का नाम लिखना है, और 4 नंबर में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। 5 नंबर में आपको जो है ना अपना एज कैलकुलेट करके बताना है। अगर हम एज की बात करें तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 17 जनवरी 2025 को रखा गया है। तो आप लोग 17 जनवरी को अपना डेट ऑफ बर्थ काउंट कर लेंगे कि आप कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो रहे हैं, वो लिख देंगे। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन लिख देना है। रिलीजन में आप बताइएगा कि आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि क्रिश्चियन है, जो है यहाँ पे बता दीजिएगा। 8 नंबर में आपको अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार का पता। आप लोग यहाँ पे पूरा लिखिएगा। अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन करके लिखिएगा। अगर शहर से बिलोंग करते हैं तो हाउस नंबर करके लिखिएगा। यहाँ पे पिन कोड लिखना है, स्टेट का नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी भी आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि ये फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म में सारा डिटेल्स कैपिटल लेटर में ही होता है। फिर यहाँ पे परमानेंट आपको होम एड्रेस लिखना है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड के पीछे है वो सब यहाँ पे पूरा लिख दीजिएगा। पिन कोड लिख दीजिएगा, स्टेट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम कॉपी कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं कि एससी से कि एसटी से कि ओबीसी से कि ईडब्ल्यूएस से, वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, यानी कि 11 नंबर में फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स यस करेंगे, और यहाँ पे बताएंगे कि आप किस टाइप के जो है ना फिजिकल हैंडीकैप हैं। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको फिल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला पेज एप्लीकेशन का फिल हो चुका है। अब दूसरे पेज की बारी आता है। तो दूसरे पेज पे यहाँ पे जो है ना आपको जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ कम्बाटेंट सर्विस, यानी कि अगर आप जो है ना ईएसएम कैंडिडेट्स हैं, यानी कि एक सर्विसमैन है, तो अपना सर्विस का लेंथ बताएंगे, और यहाँ पे डेट ऑफ इनरोलमेंट बताएंगे आर्मी नेवी एयरफोर्स में, डेट ऑफ रिटायरमेंट बताएंगे। अगर आप एक सर्विसमैन नहीं है तो आपको ये सब फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे बोला गया है डिटेल्स ऑफ एज रिलैक्सेशन रिक्वायर्ड एप्लीकेबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप किस कैटेगरी के थ्रू या किस मतलब सर्टिफिकेट के थ्रू अपना एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। 11 नंबर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर मान लीजिए कि आप ट्रेड्समैन मेट में आवेदन दे रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ में आवेदन दे रहे हैं, कुक में आवेदन दे रहे हैं, तो आप केवल 10th का डिटेल्स फिल करके छोड़ सकते हैं। हालांकि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट में जहां तक क्वालिफिकेशन को मांगा गया है वहां तक आपको फिल करना मैंडेटरी है। अगर किसी पोस्ट में केवल 10th पास मांगा गया है तो आप 10th का ही डिटेल्स फिल करके छोड़ सकते हैं, लेकिन आप जहां तक पढ़ाई किए हैं वहां तक डिटेल्स फिल कर दीजिएगा ताकि आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगा। अगर 2 कैंडिडेट्स का बराबर नंबर आ जाता है तो उस टाइम पर जिसके पास ज्यादा क्वालिफिकेशन होता है ना उसको वरीयता दिया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप 10th लिख दीजिएगा और पासिंग ईयर बता दीजिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिएगा, परसेंटेज बता दीजिएगा और यहाँ पे डिवीजन बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे आप सीरियल वाइज से 10th के बाद 12th होता है तो यहाँ पे 12th का जानकारी दे देंगे, या ITI लिख देंगे या डिप्लोमा लिख देंगे, किस ईयर आपने फाइनल किया है, किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद यहाँ पे अपना परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे डिवीजन बता देंगे। फिर और कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका नाम लिखेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे और यहाँ पे अपना ग्रेड यानी कि जो है ना डिवीजन बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएंगे और जो है ना PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कि प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग है कि गवर्नमेंट में है, आप जहां भी करते हैं उसका नाम डिटेल्स बताएंगे, किस पोस्ट पे है वो बताएंगे, कब से कब तक है ये बताएंगे। अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है तो सीरियल वाइज से आप लोग लिख देंगे जितने ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हैं। बताया गया है कि आप जो है ना अगर एक्सपीरियंस का जानकारी देते हैं तो आपको जो है ना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा के लगाना होता है। फिर यहाँ पे इंक्लूजर बोला गया है। अब इंक्लूजर क्या होता है, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो इनवलप भेज रहे हैं उसके अंदर क्या क्या भेज रहे हैं, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप लोग क्या क्या भेज रहे हैं। तो इंक्लूजर में जैसे कि हमने सबसे यहाँ पहले लिखा है कि 1 सेल्फ एड्रेस इनवलप ड्यूली एफिक्स RS5 पोस्टल
पोस्टल स्टाम्प, यानी कि हम एक ऐसा इनवलप भेज रहे हैं जिसपे मेरा एड्रेस लिखा होगा और उस पे हमने 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है। एक नंबर इंक्लूजर हम एप्लीकेशन के साथ ये भेज रहे हैं। दूसरा हम भेज रहे हैं सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि हम अपने सभी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी जो है ना हम भेज रहे हैं, सभी मिला के हम अपना 12 सीट भेज रहे हैं, यानी कि हम 12 सर्टिफिकेट का जो है ना जीरोक्स भेज रहे हैं। उसके बाद हम 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भेज रहे हैं जिसके पीछे मेरा नाम और पिताजी का नाम लिखा है बैक साइड पे। उसके बाद हम नॉलेजमेंट यानी कि एडमिट कार्ड भेज रहे हैं, ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद 16 नंबर में आधार कार्ड नंबर लिख देना है, पैन कार्ड नंबर लिख देना है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिख देंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर लिख देंगे, डिक्लेरेशन में आप जिस जगह से फॉर्म को भर रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे और यहाँ पे डेट लिख देंगे। इसके बाद अगर हम इंक्लूजर की बात करें तो जो इंक्लूजर हमने ऊपर में लिखा है वो सब इंक्लूजर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी इंक्लूजर को हमने यहाँ पे 15 नंबर में सेम टू सेम कॉपी कर दिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो बोला गया है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आप जो अपने सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी भेज रहे हैं वो कितने सीट भेज रहे हैं, तो हम 12 सीट भेज रहे हैं तो यहाँ पे 12 लिख दिए हैं। उसके बाद अब 2 नंबर पेज भी हमारा फिलअप हो चुका है। अब तीसरे नंबर की बारी आता है जो कि हमारा है नॉलेजमेंट यानी कि एडमिट कार्ड। इसको कैसे फिल करना है तो ये आपको देख के समझना होगा। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप अपने पोस्ट का नाम लिखिएगा 1 नंबर में और यूनिट का नाम लिखिएगा। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जिस यूनिट का नाम आप एप्लीकेशन फॉर्म के जो है ना फ्रंट पेज पे यानी कि यहाँ पे लिखेंगे या यहाँ पे लिखेंगे, उसी यूनिट का नाम जो है ना आप एडमिट कार्ड पे यहाँ पे लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, अपने यहाँ पे माँ का नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना कैटेगरी लिखेंगे, उसके बाद अपना पूरा एड्रेस आप 8 नंबर में लिखेंगे, 9 नंबर में मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे। उसके बाद ऑफिस यूज के लिए है तो आपको कोई भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। जो आप फोटो चिपकाएंगे इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड करने को नहीं बोला गया है तो आप इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब बात आता है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको जो है ना इनवलप को कैसे तैयार करना है, तो आप एक ऐसा छोटा वाला इनवलप लाइएगा जो कि मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था और इसी को हम सेल्फ एड्रेस इनवलप बोलते हैं। यानी कि इस पे आप लेफ्ट साइड में 2 करके अपना नाम, अपने विलेज का नाम, पोस्ट ऑफिस का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ये आपका सेल्फ एड्रेस हो गया। और यहाँ पे पोस्टल स्टाम्प आपको यानी कि डाक टिकट चिपकाना है 5 रुपए का। अब इसके साथ एक और ऐसा बड़ा वाला इनवलप खरीद के लाना है जो कि आपको किताब के दुकान में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ना सबसे ऊपर में आपको लिखना है क्या, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, अपने पोस्ट का नाम लिखना है एंड अपना कैटेगरी लिख देना है। और इधर लेफ्ट साइड में फ्रॉम में अपना नाम लिखना है, विलेज का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, पुलिस स्टेशन का नाम लिखना है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताना है, स्टेट का नाम, पिन कोड, मोबाइल नंबर लिख देना है। और 2 में आप जिस यूनिट के लिए आवेदन दे रहे हैं उस यूनिट का एड्रेस लिख देंगे। यूनिट का एड्रेस जो है ना आपको इधर में मिल जाएगा। आप देखिएगा नोटिफिकेशन के 1, 2, 3 में जो है ना केवल यूनिट का नाम है और पोस्ट का नाम है, तो आप वहां से जिस यूनिट के लिए आवेदन दे रहे हैं उस यूनिट का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ भी मैंने 10 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है, तो आपके मन में ये डाउट होगा कि आप यहाँ पे डाक टिकट क्यों चिपकाए हैं। तो देखिए इस फॉर्म में बताया गया है कि आप फॉर्म को जो है ना ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजेंगे। मैंने आपको नोटिफिकेशन समझाते वक्त आपको बताया भी था, वहां पे नोटिफिकेशन में दिखाया भी था। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण डाक। तो साधारण डाक से किसी एक चीज को भेजने के लिए आपको जो है ना डाक टिकट खरीद के और इनवलप पे चिपकाना होता है। जब तक आप डाक टिकट खरीद के इनवलप पे नहीं चिपकाएंगे तब तक आपका जो है ना ये ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से नहीं जाएगा, क्योंकि आप जो है ना ये डाक टिकट खरीदेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा, वो पैसा के बदले वो आपका एप्लीकेशन जहां पे भेजना है वहां पे पहुंचाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से जो है ना इसको भेजना है। तो अब बात आता है कि इसके साथ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है। तो एक बात ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट्स आपका जो भी लगेगा वो सब जो है ना जीरोक्स लगेगा, यानी कि फोटोकॉपी लगेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बताया है कि अटैच फोटोकॉपी ऑफ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विथ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है। जैसे कि ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट का मतलब हो गया कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, ITI है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, PG है, सबका जीरोक्स करके आप लगाइएगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। उसके बाद आधार कार्ड का जीरोक्स करा लीजिएगा, पैन कार्ड का जीरोक्स करा लीजिएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो इसका जीरोक्स कराइएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। पासपोर्ट है तो उसका भी जीरोक्स करा लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC कैंडिडेट्स को लगाना ही है, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से बनवाया हुआ कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा। EWS कैंडिडेट्स को EWS सर्टिफिकेट लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं वो सब किसी को लगाना है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स, नेम एंड मदर्स या फादर्स नेम ऑन द बैक साइड, यानी कि आपको 2 एक्स्ट्रा फोटो ले लेना है। मैं वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि 4 फोटो का जरूरत लगेगा। 2 फोटो जो कि आप 1 फोटो एप्लीकेशन फॉर्म और 1 फोटो जो
है ना एडमिट कार्ड पे चिपकाएंगे। 2 फोटो जो आपका एड्रेस होगा उसके ऊपर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने पे आपका सेल्फ अटेस्टेड हो जाता है। और इस साइड से जो है ना, जैसे बैक साइड से आपको क्या करना है कि अपना नाम लिख देना है और एसओ करके अपने पिताजी का नाम लिख देना है। इसी को हम बोलते हैं 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ। और नेम एंड फादर्स या मदर्स नेम, आप अपने माँ का भी नाम लिख सकते हैं या फादर्स का भी लिख सकते हैं। तो मैंने अपने पिताजी का लिखा है, ये लिख देंगे आप फोटो के बैक साइड पे। उसके बाद बोला गया है 1 सेल्फ एड्रेस इनवलप, जिसपे आप 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाएंगे। तो ये तो मैं आपको बता ही दिया हूं कि कैसे आपको जो है ना इसको भरना है। ये सब हो गया, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, इनवलप भी कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाना है ये सब मैं आपको बता दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है कि जो आपका 3 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है एडमिट कार्ड को मिला के, यानी कि 2 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा हमारा एडमिट कार्ड, इन तीनों के जस्ट नीचे जो भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखाया एक बार और आप लोग देख लीजिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स का आपको जीरोक्स लेके और इन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे आपको पिन अप कर देना है। पिन अप होता है यानी कि आप इसको पिन मतलब स्टेपलर से पिन अप कर देंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। इसको फोल्ड करने के बाद जो 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया हुआ सेल्फ एड्रेस इनवलप है, इसको भी एप्लीकेशन के बीच में ही रख दीजिएगा। और 2 फोटो जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक्स्ट्रा भेजना है, जिसके ऊपर आपने सिग्नेचर किया है और बैक साइड में अपना नाम और अपने पिताजी का नाम लिखा है, इसको भी आप एप्लीकेशन के ही बीच में रख लीजिएगा। और इन सब को रखने के बाद अब आपको क्या करना है ना कि जो आपका बड़ा वाला इनवलप है, यानी कि जिसपे आपने यूनिट का नाम लिखा है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिखा है, अपना एड्रेस लिखा है, इसी के बीच में आप एप्लीकेशन फॉर्म, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के जीरोक्स को, सेल्फ एड्रेस इनवलप को, 2 फोटो को इसी के अंदर आपको ऐसे डाल देना है। डालने के बाद इसको गोंद से अच्छे से चिपका लेना है। चिपकाने के बाद जो यूनिट का नाम आपने लिखा है, इसी यूनिट पे आपको जो है ना ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। एक बात ध्यान रहे कि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को 28 तारीख के बाद ही भेजेंगे। 28 तारीख से पहले एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भेजेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट 28 दिसंबर से ही हो रहा है। इसलिए आप लोग जो है ना एप्लीकेशन को 28 तारीख के बाद ही भेजेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आप टिकट चिपकाए हैं, ये डाक टिकट के माध्यम से ही जाता है ऑर्डिनरी पोस्ट। ऑर्डिनरी पोस्ट में जो है ना आपको कोई भी रिसिप्ट नहीं मिलता है, इसलिए आप लोगों को फॉर्म को ऑर्डिनरी पोस्ट के ही माध्यम से भेजना है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आपको जो है ना डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो आर्मी में बहुत बढ़िया 625 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, इस वैकेंसी का फॉर्म आप लोगों को कैसे भरना है ये पूरा डिटेल्स आपको पता चल गया होगा। वीडियो थोड़ा और लोगों से ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि वीडियो में हमने सारा डिटेल्स को कवर किया। अगर कोई डिटेल्स मेरे से छूट गया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर कोई मेरे से गलती हुआ है तो आप लोग छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।